तर्क जो है, तर्क से संबंध बड़ा है। बड़ा है माने गुरु मूल्य है। तर्क वृत्ति और चित्त के बीच में है, वृत्ति में मुख्य रूप से स्थापित है, पर उसका जो आधार है चित्त की मान्यताएं हैं। चित्त की मान्यताएं बदल जाए तो पूरा तर्क बदल जाता है। जैसे भौतिकवाद की कुछ मूल मान्यताएं हैं, उसके आधार पर तर्क है। आदर्शवाद की कुछ मूल मान्यताएं हैं, उसके आधार पर तर्क है। सहअस्तित्ववाद की कुछ मूल मान्यताएं हैं, उसके आधार पर तर्क है। इन तर्कों से हम मूल मान्यताओं तक पहुंचते। आप कह रहे चिंतन में तर्क नहीं है, चिंतन में तर्क नहीं, चिंतन में कोई तर्क नहीं है। लेकिन चिंतन का एक चिंतन को अगर उसे दे तो हम कहते हैं ना क्रिटिकल थिंकिंग, किसी चीज को क्रिटिकली थिंक करना, मतलब उसको विचार करना। अभी जिसको क्रिटिकल बोल रहे हैं ना, वो केवल वृत्ति है। उसकी मान्यताएं भौतिकवादी मान्यताएं हैं। भौतिकवादी मान्यताओं से तर्क संगत बना लेना क्रिटिकल थिंकिंग है। आज भौतिकवादी मान्यताओं के विपरीत यदि या उससे भिन्न मान्यताएं बनाते हैं, वो एजुकेशन का पार्ट नहीं है। वो मनोरंजन का, कहानी का, कविता का पार्ट है। वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। भौतिकवाद को छोड़ दीजिए, मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि भौतिकवाद की रोशनी नहीं, ये क्रिटिकल थिंकिंग वहीं की भाषा है ना, सहअस्तित्ववाद की भाषा तो नहीं है। इसमें विजडम बेस्ड क्रिटिकल थिंकिंग है, केवल क्रिटिकल नहीं है, विजडम बेस्ड क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब ये है कि आप ऑब्जेक्टिवली किसी चीज को देखने का प्रयत्न कर रहे हो बिना आसक्ति का, बट उसके मूल में कोई दृष्टि तो काम कर ही रही है। तो इधर जब निरीक्षण कहेंगे, निरीक्षण है स्क्रूटिनी, तो विजडम बेस्ड स्क्रूटिनी है। तो विजडम बेस्ड स्क्रूटिनी के साथ जो आप विवेचना या क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे वो आएगा। वे ये थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि ऊपर वाली चार में ही स्वभाव और धर्म आठों में हम 4 तक पहुंचे थे ना, कल 2 तक पहुंचे थे, आज जल्दी जल्दी 2 को किया। कला अभी तक मुझे स्पष्ट नहीं हुई, कला बोल किसको नहीं चाहिए। एक तो एक लाइन है कि कल एक बढ़िया, इतना बढ़िया उदाहरण दिया, फिर से एक बार देता हूं। ये जो पेन का जो टिप है, ये लिखता है, इसका नाम है उपयोगिता। ये खराब ना हो जाए उसके लिए एक ढक्कन लगा देता हूं। ये है कला, ढक्कन कला है। ये लिखते बनता नहीं है, पकड़ते बनता नहीं, इसलिए इसको एक कवर में रखा हुआ है, केस में रखा हुआ है, इसका नाम है कला। इसको हाथ में पकड़ के घूमने से मेरा हाथ ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए क्लिप लगा दिया, इसको ऐसे करके लगा दिया। यह है कला, उपयोगिता का सहायक और संरक्षक। भैया इसी पेन को अलग अलग रंगों में भी बनाया है। अभी के तर्क से उसको कला बोलते हैं। ये भी कला हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ये नीले रंग के चादर में रखने से ये दिखेगा नहीं, पैर से कुचल जाएगा, इसलिए उसको लाल बनाते हैं। वो कला है। वो किस लिए लाल बनाए? क्योंकि कलर कंट्रास्ट होने के कारण फिर पैर से दबेगा नहीं। उसकी सुरक्षा, संरक्षण का जो उपयोगिता का सहायक और संरक्षक यदि प्रूफ होता है, तब वो कला है। उसके बिना हम कला को बनाने जाते हैं, मेरे को तो नीला अच्छा लगता है, मेरे को तो लाल अच्छा लगता है, ये कला वाला कुछ नहीं, ये भ्रम है। इसमें कला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ज्यादातर नहीं है। तो कल जो एक बात आया ना कि कला सार्वभौमिकता और सर्वकालिकता को यदि हम लोकव्यापीकरण करने के लिए जो कुछ भी करते हैं, तो वो क्या कला में आएगा कि नहीं है? बिल्कुल आएगा। सार्वभौमिकता, सार्वकालिकता को तय करने वाला ये 8 है, श्रद्धा, गौरव, ये उसके आधार पर जो भी बनेगा वो कला है। है ना? ये सब चीज, बाकी जो भी देखिए, अब आप एक एक को अलग करेंगे ना, पता है ना, कुछ चीज में जैसे पहली बार कोई शब्द बनाया, वो श्रुति है। मतलब शब्द तो पहले से ही है। कोई पहली बार उस वस्तु, जो जीवन वाली जो वस्तु है, जो आंखों से नहीं दिख रही है, उसको यदि किसी चीज से जोड़ा शब्द से, उसका नाम श्रुति है। अगली बार उसी चीज को स्मृति कह रहे हैं। और वो मेधापूर्वक भी स्मृति हो सकती है और श्रुति पूर्वक भी स्मृति हो सकती है।
दोनों हो सकता है ना। एक व्यक्ति मेधापूर्वक भी उन्हीं शब्दों को बोल सकता है, वही व्यक्ति श्रुति पूर्वक भी उन शब्दों को बोल सकता है। दोनों भी हो सकता है कभी, तो ये दोनों हो सकता है। तो ये चीजें साथ में मिलेगी। कई चीजें कांतिपूर्वक रूप को देख रहा है, उसके साथ श्रुति भी हो सकती है, क्यों नहीं होगा। जैसे जीवन के बारे में बात करें तो जीवन को यदि देख रहे हैं तो जीवन का रूप का भी एक चित्रण बना है, लेकिन जीवन को श्रुति पूर्वक नाम दिया हुआ है। तो श्रुति, स्मृति, कांति तीनों आ सकता है इसमें। उसमें चारों गुण भी आ सकता है उसके कुछ, तो वो चारों आ सकते हैं, है ना। वैसे और मूल्य आएंगे तो आठों भी आ सकते हैं। तो ये सब मिलजुल के ही चीजें हैं। इनको बिल्कुल अलग अलग करके जो हम लोग का पढ़ने का तरीका है, जो हमारा एक अभ्यास है, कुछ सीमा तक सही है, कई जगह सही नहीं भी है। ये सब जुड़े ही हैं। एक होगा तो बाद में दूसरा आएगा ही आएगा, एक समय में अंत में आके ही रहेगा, है ना। यदि और आगे की बात करें, एक समय में सब आ जाएंगे। और ये जब लिखा गया है, सब आ गए तब के बाद लिखा गया है, तो सब जोड़ के ही आ रहा है। इसीलिए हर चीज को जोड़ जोड़ के ही बोल रहे हैं वो, हर चीज को जोड़ के ही तो बोल रहे हैं। कहीं भी किसी चीज को नहीं छोड़ रहे हैं, हर चीज जुड़ कैसे गया है। लोग कहते थे कि ये क्रिया और ये क्रिया में कोई अंतर ही नहीं दिख रहा है हमको बाबा जी, ये जो 122 है हमको सब एक ही लग रहा है। तो बोले अनुभव दो थोड़ी है, अनुभव तो एक ही है। तो वही तो दिखेगा हर बार। तो वो भी उनका तर्क सही है, ठीक है भाई, दो नहीं, अनुभव तो एक ही है, तो एक ही दिखेगा। लेकिन हम प्रश्न तो ऐसे करते हैं कि हमको अलग अलग दिखना चाहिए। तो हमारा मूल एजम्पशन है कि अनुभव अलग अलग है। ये मान्यता से हमने पूरा तर्क बनाया हुआ है, और जितने बार उनसे बात करो उतने बार वो उन तर्कों को तोड़ देते हैं। होता क्या है, हमको समझ में नहीं आया का मतलब क्या है। हम एक तर्क बना के बात किए, उसको तोड़ दिया उन्होंने, फिर दोबारा बात किया, फिर तोड़ दिए। हम बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, मतलब हमने जो फ्रेम बनाया वो टूट जा रहा है। इसी को तो हम कह रहे हैं समझ नहीं है। और समझ नहीं आने का मतलब क्या है, हमने एक फ्रेम बनाया हुआ है अपने जित को समझ कहते हैं, भास आभास प्रतीत के संयुक्त रूप में, वो थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है, टूट जा रहा है अगली बार। इतनी कहानी है। ये भी माना हुआ है कि जो अलग अलग चीजें हैं उनका भी अनुभव अलग अलग ही होगा। एक्चुअली हम इस फ्रेम में ही चलते हैं। वो मान्यता हमारे अंदर बैठ गई है कहीं, उससे हम चीजों को देख रहे हैं। और भी ऐसा लगता है ना कि अच्छा अब ये समझ आ गया, फिर उसके बारे में आप 3-4 लाइन और बोल देते हो तो लगता है कि नहीं ये तो कुछ और ही समझ में आया है। मतलब वो मैच होना चाहिए, जो ये आपका फ्रेम है हमारा फ्रेम मैच और एक्सप्लेन करने से वो क्लैरिटी बढ़नी चाहिए। नहीं, इसको मैं भोग के बैठा हूं ना, तब तो यहाँ आप शांति से बैठा हूं। भाई अध्ययन नहीं होगा तब तक। अध्ययन विधि में हम जीवन परमाणु की जो कांति है उसको हम कैसे समझें? जीवन परमाणु की कांति माने जीवन परमाणु का रूप। जीवन परमाणु का रूप कैसा होगा तो बताया आप कि एक कार्य गतिपथ और ये पुंजाकार वो सब बताए हैं। तो वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, बाबा जी ने देखा, उसको बोला, और हमारे जैसे 10, 20, 100, 200, 400 लोग उस पर चर्चा करते हैं, है ना। 200-400 सालों के बाद पूरे दुनिया में यही चित्रण बैठा रहेगा हर एक के जीवन में। इतना तो होगा, अगले 200 सालों में या 400 सालों में या 100 सालों में ये हो जाएगा, होता है, ये बैठ जाएगा। अब वो बैठने लग गया, एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन यह कांति जब पड़ा तो जड़ परमाणु में कुछ प्रभाव का भी वो बात हुई कि वो उसमें वातावरण सहित है तो भाई देखिए, इन्होंने बहुत पर्टिकुलर बोला है कि रूप के साथ होगा। आप रूप के साथ यदि आप वो अनन्यता भी है तो फिर वो कांति भी है, प्रेम भी है। अब वो मिक्स हुआ ना, आपने एक साथ दो चीज को ले लिया, तो रूप, उसका रूप भी रहेगा, साथ में प्रेम भी रहेगा। नहीं, जैसे एक जीवन है, मान लीजिए वो जागृत है, तो उसका जो कांति देखेंगे तो रूप तो दिखेगा ही, पर उसके साथ सहजता भी उसमें होगा, पूज्यता भी होगा, उसमें श्री भी होगा, सब चीज होगा, है ना। तो अब उसमें से एक बार में एक चीज को बोला गया, मान लो श्री को बोला,
बाकी तीनों को नहीं बोला, इसका मतलब बाकी तीनों नहीं है क्या? है भाई, आपने क्यों नहीं बोला? भाई एक शब्द में कैसे बोल दूं? फिर उसका उत्तर यही देंगे ना, एक शब्द में एक वाक्य में सबको बोल दूंगा, तुम बोलोगे भाषा नहीं समझ में आती। तो दोनों किया, एक शब्द में भी बोला है, एक वाक्य में भी बोला है, एक पैराग्राफ में भी बोला है, एक पुस्तक में भी बोला है, पूरे वाङ्मय में भी बोला है, फिर भी कुछ छूट गया है। ये तो होता रहेगा ना। अच्छा, जैसे एक व्यापक और 122 मुद्दे सारे उसी व्यापक में समाये हैं, और दूसरी तरफ अव्यवस्था है, तर्क है, तो एक एक करके अवधारणाओं के रूप में स्थापित होना और एक व्यापक को ही पकड़ करके उसकी समझ को मजबूत रखना या उसके अंदर में दृढ़ता रखना, निष्ठा रखना, तो इससे फिर जैसे तर्क होते हैं या उसके अंदर में अलग अलग रहते हैं कि कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, तो वहाँ वो तर्क आएंगे तो उसी से ही ना, व्यापकता के वो समझ से या अभी जिन्होंने कंप्यूटर बनाया किसको व्यापक पता था? बिना व्यापक के सब बना लिया। बिना व्यापक के ही तो सब आया है, बिना व्यापक के ज्ञान के। तो बिना व्यापक के ज्ञान के बहुत सारी चीजें आ सकती है, उनका उपयोग सदुपयोग में जब जाते हैं तो प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए जैसे ही ये सब समझ में आ जाता है तो उपयोग सदुपयोग में हम संयत होने लगते हैं, ठीक करने लगते हैं। इसी का नाम है कला और मेधा। उपयोगिता वाला भाग उसका कंप्यूटर का ठीक हो जाता है। तो एक प्रश्न तो ये है कि 122 मूल्य और 122 आचरण, मूल्य और आचरण में क्या? मूल्य 122 नहीं है, तो मूल्य को 122 में से कुछ सेट का नाम दिया है मूल्य। 30 को, इसमें से 30 को मूल्य नाम दिया है। सुख, शांति, संतोष, आनंद, फिर उसके टुकड़े कर दिया, इसका जीवन मूल्य। धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, इसका नाम मानव मूल्य 6। स्थापित मूल्य 9, शिष्ट मूल्य 9, उपयोगिता मूल्य, कला मूल्य। इन 30 का एक सेट बनाया, इसका नाम दिया मूल्य। सुख, शांति, संतोष, आनंद का एक नाम दिया जीवन मूल्य, एक नाम दिया जीवन कांक्षा। समाधान, समृद्धि, अभय, सहस्तित, इसको अलग एक नाम दिया। ऐसे करके अलग अलग सेट बना के चीजों को परोसने की कोशिश की। तो इसमें भिन्नता क्या है मूल्य में और आचरण में? आचरण बड़ा चीज है, उसमें से कुछ भाग को मूल्य कह रहे हैं। सबसेट हो गया उसका। सबसेट। 122 आचरण में मूल्य समाये। तो अब जब आप व्यवहार देख रहे हैं, वो मूल्य ट्रांसफर हो रहे हैं, उस व्यवहार का मतलब जो दो व्यक्तियों के बीच में हो रहा है और वो स्वस्थ हैं कि नहीं है, ये सब उनका रूप देखना हुआ। ऊपर से उसका आकार, आयतन, घन, उन दोनों व्यक्तियों का, उनके बीच में न्याय घटित हुआ कि नहीं हुआ, वो अब क्यूमुलेटिव है। ये सारी क्रियाओं को मिलाकर स्वभाव धर्म के लेवल पर समझ आएगा। तो कांति मेरली रूप का ही भाग है, कांति में कुछ भी और इससे अधिक नहीं समझने की। तो इसमें जो मूल्य घटित हो रहे हैं वो तो गुण ही हुआ ना, वो परस्परता में प्रभाव हुआ। और बहुत उसमें रूप समाया तो रहता ही है ना भाई। रूप को अलग करके कैसे आप गुण को बोलोगे? वो तो होंगे ही, रूप गुण अभिवाज्य है, रूप गुण समाधान, तो चीजें मिलेंगी, सब चीजें मिली रहेंगी, है ना। अब एक एक चीज पर ध्यान चला जाए, उसलिए इस ढंग से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर हमको किसी चीज जो ये रूप समझने की आवश्यकता है, वो व्यवहारिक उससे नियंत्रित होगा कि आपको कितना रूप समझने की जरूरत है। मतलब कांति सबके लिए समान घटित नहीं होगी, कांति जो आचरण है वो सबका भिन्न होगा परस्परता के। हर चीज भिन्न हो जाएगी भैया, उस जगह पर आप जाएंगे तो हर चीज भिन्न होगी। पता है ना, मेरे को नहीं पता मेरी बच्ची के आंख में, मुंह में कहाँ तिल है, कौन सा कपड़ा पहनी है। कपड़ा पहनी है मेरे को इतना पता है, और ये पर्याप्त। ठीक कपड़ा पहनी है, जो सभ्यता का जो मापदंड है उसमें ठीक पहनी है, इतना पता है।
उससे भिन्न पहनते ही पता चल जाता है ये ठीक नहीं है बेटा, बदलो उसको, है ना, उतना दिखता है, पर उसका नाम मुझे नहीं पता है, कलर मुझे नहीं पता है, काम चल जा रहा है। ठीक है, तो कांति मतलब सिर्फ इतना ही, सिर्फ रूप को देखने की क्रिया है। हाँ। तो आज की डेट में भी हमारी मतलब 99% भौतिक वस्तुओं की कांति ऑलरेडी बिना कांति के भी भौतिक वस्तुएं दिख जाती है, ये भी कह रहा हूं, और कुछ सूक्ष्म चीजों के लिए हमको फिर वो अनुभव उसकी जरूरत है बस। तो उसमें जो दिखता है वो कैसे क्योंकि वो दिखता तो है, जैसे बताया ना, गठनपूर्ण परमाणु किसी को दिखाई नहीं, दिख गया होता है ना, ऐसे ही कुछ चीजें, एक चीज तो दिख गई ना। न्याय का भी यदि अपन दोनों के चित्रण को आजू बाजू रख के देखेंगे तो न्याय भी फिर भिन्न दिखता है, धर्म भी फिर भिन्न दिखता है। उसको आप सजा के देखिए ना, अभी न्याय किसको बोल रहे हैं और मध्य दर्शन किसको न्याय बोल रहा है, आपको अंतर दिखेगा, है ना। तो उस ढंग से देखेंगे तो हर चीज दिखने लगेगा, पर वो केवल रूप है ऐसा नहीं है, रूप गुण स्वभाव धर्म का एक बहुत बड़ा मिक्स, एक स्वरूप दिखता है। वही तो भैया जब पहले प्रश्न किया था कि आज किसी भी चीज के रूप को सटीकता से पहचानने के लिए आप जो कांति वाले पैराग्राफ में लिखे हुए तर्क हैं उनको अच्छे से बिठाएंगे तो रूप दिखने लग जाएगा, पर ये नहीं है, ये है कि पूरे वाङ्मय में जितने तर्क हैं उनका एक होलिस्टिक कुछ चीजें वाङ्मय से पता है ना, हमारी जितनी पात्रता योग्यता है उतना हमको दिख ही रहा है ना, बिना वाङ्मय पढ़े भी दिख रहा है, हर एक की कोई पात्रता योग्यता है ना, उतना वो देख ही रहा है। अब रही बात उसको बढ़ाने की बात, उसको बढ़ाना है, उसको बढ़ाने के लिए इसमें कुछ उपाय दिए हुए हैं, सूत्र दिए हुए हैं, उसको पढ़ के हमको समझ में आता है कि ये इस विधि से बढ़ेगा। वो बड़ा चीज है, एक लाइन पढ़ के नहीं समझ में आएगा, किसी किसी को आ जाता है, उसकी उतनी पात्रता है, किसी किसी को 10 बार पढ़ के भी नहीं समझ में आएगा, किसी को 100 में आएगा, है ना। तो ये पात्रता बढ़ाने की प्रक्रिया के लिए वाङ्मय पठन है। पठन से कुछ होता है नहीं, उससे अधिक करने के लिए हमको साथ में बैठ के चर्चा करनी होती, कुछ और आगे होता है ना। चर्चा मनन का एक छोटा सा स्वरूप हुआ, कुछ चर्चा सभा में होती है, कुछ मनन उससे ऊपर वाला फिर हमको अकेले में करना पड़ता है, कुछ उसके बाद रुक जाते हैं, तो फिर हमको व्यवहार की जरूरत पड़ती है जहां पात्रता बढ़े, नहीं तो नहीं बढ़ता है। मैंने मान लिया है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, व्यवहार करने जाता हूँ, इनसे झगड़ा होता है, इनसे झगड़ा होता है, इनसे झगड़ा होता है, सबसे झगड़ा होता है, तब मुझे लगता है कि नहीं यार, मैं जितना तर्क बनाया वो पर्याप्त नहीं है यार, मेरा क्यों नहीं बन रहा है सबसे, तो फिर मेरे में एक स्टेप और शोध होता है, ये होता है ये। तो व्यवहारिक प्रक्रिया कुछ चीजों को सिखाती है ना। तो हमको व्यवहार करना जरूरी है, ये प्रतिपादन मध्यस्थ दर्शन कर रहा है, भौतिकवाद नहीं कर रहा है, आदर्शवाद नहीं कर रहा है ना। तो ये क्या बताया, व्यवहार करो, व्यवहार करोगे ठोकर खाओगे, अपने आप खुद आएगा, नहीं कर पा रहा। आदर्शवाद तो बोलता है कि करो ही नहीं, भौतिकवाद भी कहता है कि मत कर, भाई क्या व्यवहार यार, मूल्य वूल्य कुछ नहीं होता, खाओ पियो मौज करो, ये बोल रहा है। तो एक बड़ी मान्यता ये बैठा रहा है आदर्शवाद, अस्तित्ववाद, सहअस्तित्ववाद, कि व्यवहार जरूरी है, व्यवहार प्रमाण जरूरी है। ये जैसे बैठेगा इसके साथ बहुत सारी चीजें अपने आप आएंगी, हमारे पास तर्क आएंगे, है ना, अपने आप आएंगे वो। तो एक बड़ी मान्यता के पीछे बहुत सारे तर्क चलेंगे, उसके बाद जीना शुरू करेंगे तो कुछ हमारी पात्रता योग्यता है, हम अच्छा जी रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं जी रहे हैं, वहां ठोकर खाएंगे, वहां ठोकर खाएंगे तो फिर होगा क्यों नहीं खा रहा हूं, तो क्या करूंगा, मेरे और आपका झगड़ा होता है, मैं आपको दोष दूंगा कि आप योग्य नहीं है इसलिए मेरा झगड़ा हो रहा है। कुछ दिन के बाद मैं यार बोलूंगा यार मेरा भी कुछ गलती होगा यार, तो मैं अपने आप को भी कुछ दोष देखूंगा, है ना। वो एक स्टेप ऊपर बढ़े, है ना, फिर दोनों को लेकर चलेंगे। फिर मैं बोलूंगा यार वो जैसा ऐसा मैं तो नहीं हूं, फिर मैं और एक स्टेप आगे बढ़ा, अपने आप को सुधारने की कोशिश करूंगा, ये एक स्टेप और आगे है, ये चलेगा, है ना। तो ये कुछ चीजें तर्क से होगी, वाङ्मय पठन से कुछ चीजों को बैठाया जाएगा, कुछ चीजें चर्चा से बैठेगी, कुछ चीजें व्यवहारिक प्रक्रिया से बैठेगी,
कुछ चीजें व्यावसायिक प्रक्रिया से बैठेगी। अभी आप देखिए संतोष है आगे वाला, संतोष माने श्री, श्री माने उत्पादन, उत्पादन के बिना संतोष नहीं होगा। इसी को आप आगे पढ़ेंगे, इसका एक मीनिंग ऐसा इस भाषा में लिखा नहीं है कि उत्पादन के बिना संतोष नहीं होगा, ऐसा लिखा नहीं है। लिखा है कि संतोष के लिए उत्पादन होगा, उत्पादन से संतोष होगा, लिखा है ऐसा। हम उसको नेगेटिव भी चारों तरफ से फैला के हम लोग सोचते हैं। तो उत्पादन चित्त में, चित्रण में उत्पादन का, आवश्यकता का, दोनों का चित्रण होना पड़ेगा। मेरी आवश्यकता का चित्रण होना पड़ेगा, उसको पूरा होने के लिए उत्पादन का भी चित्रण होना पड़ेगा। उन दोनों का एक संतुलन बिंदु होना पड़ेगा, एक दिन नहीं बार बार होना पड़ेगा। उस समय जो फीलिंग है उसका नाम संतोष होगा। तो भैया I apologize. संतोष जी, तो ये जो कांति में लिखा है, ये हमारा प्रयास कांति क्या चीज है उसको आइडेंटिफाई करना नहीं है। हमारा प्रयास, ठीक है, कांति के बारे में 4 कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बोले, उसको एक जगह पार्क कर लीजिए अपने दिमाग में, पर पूरी तरीके से वांग्मय में क्या वो पूरा मैसेज क्या पुट फोर्थ हो रहा है वो करना हमारा प्रयास। भैया पूरा मैसेज मेरे को भी नहीं आया है, ठीक है, चलिए। नहीं, पर वो पूरा मैसेज आने के लिए क्या बेहतर तरीका है कांति करेक्टली आइडेंटिफाई करें या कांति भी करेंगे, दूसरे वाला भी करेंगे। मैं जो निवेदन कर रहा हूं कि आप एक राउंड पूरा पढ़िए, दूसरा राउंड पूरा पढ़िए, तीसरा राउंड पूरा पढ़िए। पहले राउंड में कुछ पकड़ आएगा, दूसरे में कुछ आएगा, तीसरे में कुछ आएगा, चौथे में कुछ आएगा। एक समय के बाद नहीं आएगा, फिर पात्रता बढ़ाने के लिए व्यवहार अभ्यास करना पड़ेगा। एक समय तक पात्रता है, कुछ पात्रता वांग में पढ़ के आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा उसके आगे, फिर पात्रता बढ़ाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। उसके बाद विकसित का सानिध्य चाहिए, नहीं तो पात्रता नहीं बढ़ेगा, है ना। चीजें है ना ऐसे, तो वो प्रक्रिया है। ठीक है, तो अब हम जी ये 212 में जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें थोड़ी क्लैरिफिकेशन चाहिए थी। नए बुक या पुराने बुक में? पुरानी, ये वाली पुरानी 212 में मेजर्स के द्वारा कौन सा पेज वाला 212 पैरा? लास्ट पैराग्राफ है। अच्छा, हाँ, मेदस द्वारा मेजर्स वाला जी। तो उसको पढ़ के ऐसा लग रहा था कि जो गठनपूर्ण परमाणु है, जीवन है, उसकी जो मतलब उसको पूरा पढ़ के जो लास्ट की फ्यू लाइंस हैं उससे ऐसा लग रहा था मुझे कि जो मूल्यांकन क्रम ही जीवन प्रकाश की कांति है, इस रूप में जागृति सहज प्रभाव क्षेत्र प्रमाणित होता है। इसका तात्पर्य ये है कि जीवन का प्रभाव क्षेत्र ही कांति के नाम से इंगित होता है। हाँ। तो लेकिन उसके पहले जो से बात हो रही है अभिव्यक्ति संप्रेषणा प्रकाशन की, अपनी ज्ञानेंद्रियां यूज करने की, तो उससे ऐसा मुझे लग रहा है कि कांति केवल मतलब रूप से ज्यादा की बात हो रही है। जहाँ तक मेरी रीच है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बाबा जी की बुक्स हम पढ़ रहे हैं, यहाँ तक जो उनकी रीच है ये उनकी कांति हुई, ऐसा। एक चीज बिल्कुल सबसे अलग है करके यदि देखेंगे तब तो फिर अलग एक अर्थ आएगा। हर चीजें साथ साथ है तो उसमें एक अलग अर्थ आएगा। पर जो परिभाषा कह रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि जो रूप को पहचानने वाला, जीवन प्रकाश में जो रूप को पहचाना जाता है वो कांति है। लेकिन रूप के साथ और चीजें तो रहती ही है, और भी बाकी चीजें रहती है, वो भी दिखता है। तो उसको बताया कि प्रकृति को देखते हैं, उसको छटा कह रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, वो भी एक होता है ना, और अपने जीवन प्रकाश में जागृति को भी देख रहे हैं, वो भी आता है। तो सब चीजें आएगी। तो केवल कांति पूर्वक एक व्यक्ति बोल रहा है, बाकी सारी चीजों को लोप कर दिया गया, वैसी चीजें तो होती है नहीं, है ना। मतलब केवल एक आचरण पूर्वक एक व्यक्ति व्यक्त हुआ और उसको नोट कर लो, ऐसा नहीं होगा। तो सब मिक्स ही होगा।
लेकिन जो परिभाषा दिया जा रहा है एक एक चीज के बारे में दिया जा रहा है, और जब उसको बोला जा रहा है तो उसके साथ दूसरी चीजें जुड़ भी रही है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि केवल श्रुति स्मृति नहीं होता है, श्रुति स्मृति के साथ इधर की भी दो चार उधर की भी दो चार कम से कम चलती रहती है। इसको ऐसे देख सकते हैं भैया, जब हम गणित विज्ञान सामाजिक अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन जब कोई काम करते हैं, खाना ही बनाते हैं, तो उसमें गणित विज्ञान कुछ सामाजिक सब कुछ शामिल है। वैसे ही है, व्यवहार जब कर रहे हैं उसमें सब चीजें शामिल हो गई, इसीलिए व्यवहार प्रमाण कह रहे हैं। व्यवहार बहुत बड़ा चीज है ना। हम न्यायपूर्वक अब बात करने जा रहे हैं, तो ये पूरा जो थ्योरी है उसको पचा लिया तब व्यवहार करने जा रहे हैं। उस समय पता लगता है कि पचा या पचा नहीं। ठीक है, एक और आया है प्रश्न के रूप में, विकसित वाला कोई प्रश्न था। टू 24 में यहाँ पे है प्रत्येक मनुष्य अपने से विकसित के साथ अनन्यता को स्थापित। हाँ, प्रत्येक मनुष्य वही कह रहे हैं कि जागृति के लिए एक समय में हमको विकसित का सानिध्य चाहिए होता है। विकसित का सानिध्य में जो अनन्यता पूर्वक होता है, विकसित अनन्यता पूर्वक ही संबंध करता है। विकसित तो यहाँ पे इस सेंटेंस में कुछ ऐसा सेंस हो रहा है कि वो जो मनुष्य है विकसित के प्रभाव में हम आ जाते हैं जल्दी। जैसे हम बाबा जी के साथ रहते हैं, हमको बाबा जी के साथ अनन्यता था, हमारा था वो नहीं, उनका था। उनके प्रभाव में हम अपने आप को भूल गए, गुरु मूल्य में लघु मूल्य का विलय हो गया। अपने आप के हमारा जो छोटापन है वो हम भूल जाते हैं थोड़े समय के लिए। ये जो छोटे समय के लिए भूले, थोड़े समय तक बड़े में तदाकार हो गए, इस पूरी प्रक्रिया में बार बार होके फिर हमारा वो स्वभाव बन जाता है। यही है विकसित के सानिध्य का मतलब। पेज 213 में सेकंड लाइन बोल्ड पर उसमें लिखा है मूल्यांकन क्रम ही जीवन प्रकाश की शांति है। 167 बुक का कौन सा? पेज 167 नई बुक 167। तो इसमें मूल्यांकन क्रम किस चीज को कहते हैं? इस प्रकार जागृत मनुष्य अपने ही स्वरूप को, जीवन वैभव को, शरीर कार्यकलाप का के साथ दृष्टा पद के वैभव को मूल्यांकन कर सकता है। ठीक है ना। तो जागृत मनुष्य अपने स्वरूप का कर रहा है, अपने जीवन के वैभव का कर रहा है, शरीर के कार्यकलाप के साथ दृष्टा पद के वैभव, शरीर के साथ ही प्रमाणित होगा, उसका मूल्यांकन कर रहा है। ये जो मूल्यांकन का क्रम है, मूल्यांकन जो जो हो रहे हैं, क्रम का मतलब ऐसा नहीं कि ये पहले होगा ये बाद में होगा, ऐसा नहीं है। और इसको ये कह रहे हैं जीवन प्रकाश की क्रांति, स्वमूल्यांकन। विकसित का सानिध्य हो मतलब तो फिर हम पहले इसको ढूंढना पड़ता है कि विकसित अभी भी ढूंढते ही हैं। अभी भी मनुष्य दो प्रकार से चलता है। एक है अपने से विकसित को ढूंढता है, वहां समर्पित होता है। दूसरा विधि है अपने से अविकसित को ढूंढता है, उसको चलाता है अपने मन से। टोटल यदि कार्यों को आप देखेंगे उतना है। जैसे कोई प्रधानमंत्री बनने गया, वो किस लिए गया? इसके मूल में वो दूसरों को चलाने गया। उसके पास ये बैठा है कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं चलाऊंगा। एक किसी विकसित के सानिध्य में समझने गया, मतलब क्या, उसके अंदर थोड़ा सा वैसा है, 1 मिनट का, 1 सेकंड का, 1 घंटे का, 1 दिन का, 1 साल का, कि आगे आए कि भाई विकसित का सानिध्य कर ले। कई बार उल्टा भी होता है। शासन करने के लिए हमको थोड़ा सा विकसित का सानिध्य, सब साधुओं के लोग जाके पैर पड़ के आते हैं ताकि ज्यादा वोट मिलेगा, है ना, वो भी है। तो जिसकी जो दृष्टि है उस विधि से कर रहा है। लेकिन एक भाव है कि विकसित का सानिध्य, जैसे छोटे बच्चे माता पिता का सानिध्य क्यों चाह रहे हैं? वहां संरक्षण मिल रहा है, वहां पोषण मिल रहा है।
संरक्षण और पोषण से वो क्या बन रहा है, वहीं पर डाकू पैदा हो रहा है, ये भी हो रहा है। जितने भी डाकू पैदा हुए वो माता पिता के संरक्षण में पैदा हुए, पर माता पिता की थोड़ी पता है कि ये डाकू बनेगा। तो सारे जो क्रियाकलाप हैं उसी तरफ जाएंगे। तो विकसित का सानिध्य के लिए यदि अंदर में प्यास हो जाए तो वो जागृति के लक्षण है, वो सद्गुण है, वो अच्छी बात है, बड़ा मूल्य है वो। अभी आप आगे देखेंगे श्रद्धा के बारे में लिखा है। भैया संतोषी को थोड़ा स्पष्ट करते चलेंगे। जी, एक प्रश्न था मूल्यानुभूति वाला, उसको एक बार देख लेता हूँ कहाँ पर है ये पेज। प्रेम मूल्य हम लोग पढ़ रहे थे ना, उसमें सवाल आया। प्रेमानुभूति मानव पद में है या दिव्य मानव में? तो इसका उत्तर एक लाइन में दे देता हूँ, उसकी बाद में चर्चा करते रहेंगे। होता है मानव पद में, प्रमाण आता है दिव्य मानव पद में। हाँ, प्रमाण जो है दिव्य मानव पद में आता है। जिस क्षण हो गया उसी क्षण हो जाएगा, उसके लिए समाज वैसा चाहिए होता है। जैसे बाबा जी समझ के बैठे रहे, किसी भी आदमी को वो समझना ही नहीं है, क्या प्रमाण करेंगे? अमरकंटक में एक भी आदमी बाबा जी से दर्शन समझता नहीं, न समझा, युवा भागते रहे, मैं देख के आया हूं। आप ज्ञान लेके बैठे रहो, यदि किसी को समझना नहीं है तो प्रमाण कहां से दोगे? तो प्रमाण परिस्थिति जन्य भी है कुछ, आज तो है ही है। तो प्रमाणित करने के लिए अवसर बनेगा, तभी वो प्रमाण पर कर दिया तो मानव में क्षमता होती है, लेकिन अवसर के साथ यदि प्रमाणित हो गया तो उसको दिव्य मानव बोलेंगे। यहाँ पर ये जो दया कृपा करुणा की संयुक्त अभिव्यक्ति ही प्रेम है, ये दिव्य मानव या देव मानव में जाकर होगा। हाँ, दिव्य मानव में वो व्यक्त हुआ, दिव्य मानव में ये व्यक्त हो पाया, या जिसमें भी व्यक्त हो गया वो दिव्य मानव। भैया इसमें ऐसा नहीं लगता है कि अगर एक मानव जिनको अनुभव हो गया है और उसको प्रमाण के लिए दूसरे पर डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि मानव संस्कार अनुसंगी है। मानव संस्कार अनुसंगी है, दूसरे से डिपेंडेंट होकर ही वो समझा, नहीं तो नहीं समझा। मानव यदि पैदा भी हुआ है तो दूसरे के डिपेंडेंट होकर, और यदि जिंदा है तो भी दूसरे के डिपेंडेंट होकर। वो यदि अनुभव हुआ है तो उसी से, परंपरा का उसमें योगदान है। तो उसको परंपरा में ट्रांसफर करना, ये डिपेंडेंसी बोलो या सहअस्तित्व बोलो, दोनों एक ही है। तो परंपरा में उसको करना है, तब तक उसको उसका काम है। ये सब प्रश्न हमारे पास कहां से आ रहे हैं? मुक्त हो गया, अब उसको कुछ जरूरत नहीं है। सहअस्तित्व में कभी जरूरत खत्म होती है क्या? सहअस्तित्व है, दूसरा है, जरूरत कहां से खत्म होगी? तो व्यक्तिवाद भी वहीं पहुंचा देता है, आदर्शवाद भी वहीं पहुंचा देता है। लिखा है आदर्शवाद भी व्यक्तिवाद ही है, बाबा जी लिखे हुए हैं। भौतिकवाद तो व्यक्तिवाद है ही है, आदर्शवाद भी व्यक्तिवाद है। तो दोनों मान्यताएं व्यक्तिवाद से मुक्त नहीं हो रही है। तो पेज 217 में ये लिखा है कि मुख्य मुद्दा व्यवस्थात्मक सौंदर्य की क्रांति है, मतलब व्यवस्था को समझना क्रांति। तो उसमें तो भैया धर्म आ रहा है, तो वो रूप के साथ रूप का भी एक बताए ना, रूप का एक अरेंजमेंट है, वहां भी तो व्यवस्था दिखता है ना। उतने से भी पता चल जाता है अव्यवस्था है, केवल रूप को देख के ही। सभी जगह व्यवस्था ही दिखेगा ना भैया। ये जो श्रुति है या जो स्मृति है, कला है, रूप है, ये सब व्यवस्था का ही देखना है ना भाई। श्रुति माने क्या?
शब्दों के अंदर एक व्यवस्था को देखा, वो श्रुति है। तो सब जगह व्यवस्था ही दिखेगा, ऊपर पूरा व्यवस्था दिखेगा, पूरा ऊपर व्यवस्था ही है। व्यवस्था को कितने प्रकार से कहां कहां देख रहे हो, तो यहां देख रहे हो। थोड़ा सा अब हम आगे चढ़ेंगे जी। उसमें गुण की जो 3 परिभाषा लिखी है जी उसमें पहली तो सापेक्ष क्रिया, ये तो परमाणु की बात कर रहे हैं, और फिर इसमें ये जो गुण है समगुण और मध्यस्थ गुण, तो इसको थोड़ा सा और समगुण, मध्यस्थ गुण और विषम गुण तीनों लिखा हुआ है, और तीसरा लिखा है स्वभाव गति अथवा अपेक्षित गति का प्रकाशन। स्वभाव गति को अपेक्षित गति बोला है ना, मतलब जिसको मानव से अपेक्षा है, ये जो अपेक्षा है उसको स्वभाव गति कह रहे हैं। अब आप क्या बोल रहे हैं? समगुण और मध्यस्थ गुण, क्योंकि ये स्वभाव गति में तो है ही, समगुण में लिखा है, तो मध्यस्थ गुण को बोल रहे व्यवस्था, और व्यवस्था में भागीदारी, मतलब स्वभाव गति का निरंतरता। मानव को छोड़ के बाकी सभी जगह पे देखते हैं तो निरंतरता तो दिखती है। तो अब ये मानव में कैसे, मानव के लिए अप्लाई होता है? देख, जैसे हमारे यहाँ गेहूं का खेत लगा हुआ है, अब वो सूख गया है। सूखना माने उसके एक आयु में एक चीज आएगा ही, अनिवार्य है, उसके बिना वो बचेगा, होगा नहीं। वहां भी पता लगेगा कि वो स्वस्थ है कि अस्वस्थ है, कि नहीं लगेगा। सूखे स्टेज में भी लगेगा कि वो स्वस्थ था कि तो सूखा भी स्वस्थ दिखना पड़ेगा, तो ये व्यवस्था कहलाएगा। तो हर चीज हमेशा रहेगा। यदि किसी चीज को पूरा देख रहे हैं, मान लो एक वनस्पति 4 महीने में हो रही है, तो शुरू के 4 महीने में हर स्टेज में व्यवस्था दिखता है, वहां पर सम दिखेगा, वहां मध्यस्थ दिखेगा, तो एक उसका एक स्वरूप, सही स्वरूप दिखेगा। जिसको व्यवस्था का स्वरूप बोलेंगे उसको बोलेंगे सही। और उसमें भी हमको हर जगह विषम दिख सकता है, सम दिख सकता है। जैसे आज विषम स्टेज में दिखेगा, पक गया है, कभी सम स्टेज में दिखेगा, दोनों जगह में वो सही लगेगा। तो ये सब चीजें हमेशा होती रहेगी। विषम नहीं होगा ऐसा कभी नहीं है। जैसे हम कह रहे हैं कि प्राणावस्था व्यवस्था में है, इसका मतलब है हर समय सम है, ऐसा नहीं है। सम विषम मध्यस्थ के योगफल में वो व्यवस्था में होते समय भी व्यवस्था में, बड़े होने के बाद भी व्यवस्था में, बड़े होने के अंत में भी व्यवस्था में। तो इस पूरे को कह रहे हैं सम विषम मध्यस्थ के साथ। तो विषम को जब केवल अकेले में देख रहे हैं तो लगेगा कि हाँ ये खराब है, लेकिन वो भी व्यवस्था का पार्ट है। लेकिन मानव को देख रहे हैं, मानव मर रहा है, मरेगा कि नहीं मरेगा? मानव के मरने को अव्यवस्था नहीं बोलेंगे, वो तो मरेगा ही। लेकिन यदि 5 साल में या 10 साल में या 15 साल में मर गया तो बोलेंगे कि व्यवस्था नहीं हुआ। तो पूरी जिम्मेदारी करके, जागृति को प्रमाणित करके, जागृति को ट्रांसफर करके जाता है वो पूरे चीज। तो उसमें से बहुत छोटे पार्ट को देख रहे हैं। तो मुख्य उद्देश्य तो मानव के अंदर की अव्यवस्था को बताना है, और अव्यवस्था को बताना भी बड़ा काम नहीं, उसको लोगों ने पहचान लिया है मोटा मोटा। कुछ चीजों को नहीं पहचाना, जैसे हम अभी एक कॉरपोरेट सेक्टर बनाए हुए हैं, उसको अच्छा मान रहे हैं, जबकि अच्छा नहीं है, इसमें अव्यवस्था है, वो शोषण विधि से बना हुआ है ना। जैसे शासन है, उसकी मूल मान्यता यह है कि सब सुखी नहीं होंगे, कुछ लोग होंगे, मूल मान्यता यह है, तो वो रहेगा ही रहेगा उसमें। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये पूरा नहीं है। ये कुछ लोग भी कैसे दिखाई दे जाते हैं, जैसे जो शासन में रहते हैं, कोई नेता है, कुछ है, ठीक है, उसकी निरंतरता भले ही हो, तो उस समय वो जब वो उनको वो चीज़ है ही नहीं वास्तविकता में, तो वो जो सुख जैसा वो एक मतलब अपने उसमें रहते हैं, वो पॉसिबल कैसे हो रहा है? समझ में नहीं आया मुझे भैया। मतलब जो लोग शासन में हैं, शासन सहज रूप में किसी को स्वीकार नहीं है, अब वो शासन कर रहे हैं,
वो भी एक सही चीज नहीं है शासन करना, लेकिन वो सुखी क्यों दिख रहे थे दूसरे? देखिए, शासन किसी को स्वीकार नहीं है। मेरे ऊपर कोई करे वो स्वीकार नहीं है, मैं करूं ये स्वीकार है। यही तो प्रॉब्लम है, सबको है ये। और इसको बढ़ाने के लिए शिक्षा है कि तुम कलेक्टर बन सकते हो, जाओ जाओ। उसके लिए समाज प्रेरित करता है, और यदि कोई योग्य है और वो नहीं बनता है तो समाज उसके ऊपर चढ़ बैठता है, उसका परिवार सबसे पहले चढ़ बैठता है। तुम तो बढ़िया शोषण कर सकते हो। अब उसको शोषण नहीं बोलता है, तुम तो समाज को दिशा दे सकते हो, तुम समाज को दिशा दे सकते हो, क्यों नहीं दे रहे हो? ज्यादा लोगों का भला कर सकते हो। मेरे हिसाब से कोई भला नहीं कर सकता, केवल बुरा करने का पावर होता है। हम एक बार ट्रेन में जा रहे थे, किसी ने कुछ टिकट पूछा, है ना, तो हमारा एक पड़ोस में बैठा था, तो बोला तुम ये पूछने के लिए ऑथराइज्ड हो? उसको भी हक है पूछने का, डेमोक्रेसी है। तो उसने बोला मेरे पास इतना पावर है कि मैं तुमको बंद कर सकता हूं। ठीक है, ये कहां से आया? बोले मेरे पास पोस्ट है। बोले मेरे साथ भी 4 लोग हैं, मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। यहां जाके वो खत्म हुआ। पावर का मिसयूज वो भी कर सकता है, बोले मैं भी कर सकता हूं, बाद में निपटेंगे। ये डेमोक्रेसी की भाषा है। टिकट पूछता है कि तुमको ये हक है हमसे पूछने का। वो कोई गलत नहीं पूछा, टिकट पूछने वाला भी ठीक पूछा, उसका भी पूरा हक है जानना कि कोई भी हमसे कैसे पूछ लेगा टिकट। तो वो तिल मिला गया, मेरे पास पावर है, तेरे को बंद कर सकता हूं, मैं भी तेरे हाथ पैर तोड़ सकता हूं। कहानी वहीं खत्म हुई, यहीं खत्म होती है। तो भैया वहां समाधान नहीं है, हम इसको आज बहुत अच्छा मान रहे हैं। एक आदमी अड़ गया तो नहीं होता है। कोई फाइल चलती है, एप्लीकेशन दिया जाएगा प्रधानमंत्री के नाम, प्रधानमंत्री को नहीं जाएगा, पहले बाबू के पास जाएगा। वो एड्रेस रहेगा प्रधानमंत्री को, लेगा कौन? प्रधानमंत्री नहीं लेगा, बाबू लेगा। उसका एक डेट चढ़ाएगा कब आया, उसके बाद उसको टिप्पणी लिखेगा। वो टिप्पणी के बाद फिर वो वहां तक जाएगा ही नहीं, वो ऐसा चीज लिख देगा कि वहां नहीं जाएगा, वो ऐसा ही लिख देगा कुछ। उसको कौन चैलेंज करेगा? उसको वो पावर है लिखने का। जो लिख देता वही फाइनल होता है। बताया ना कि कोई नहीं देखता आगे ऊपर क्या लिखा हुआ, वो टिप्पणी जो है बस हुआ है। जो 15 लोगों से होकर जाना है, पहला ने लगा दिया तो ऊपर जाएगा ही नहीं, खत्म कहानी। तो पावरफुल कौन है? मैं एक कहानी बताता हूं। ऐसा भारतीय संस्कृति में घर के दरवाजे पे कौन बैठा रहता है? सबसे बुजुर्ग। वो तय करता है घर के अंदर कौन है, कौन नहीं जाएगा। बाहर से कोई भी आता है उसको सबसे पहले फेस करता है, मूल्यांकन करता है, उसके बाद अंदर घुसने देता है या नहीं देता है, वही खुद झगड़ता है। वेस्टर्न संस्कृति में घर के बाहर कुत्ता है, पहले कुत्ते को सेट करो, उसके बाद चौकीदार है उसको सेट करो, फिर मैम साहब है, उसके बाद फिर बॉस है। तो बॉस क्या सोच रहा है? बॉस तक कौन आएगा? कोई आ ही नहीं पा रहा है। वो तीनों को जो सेट कर रहा है वही बॉस तक आ रहा है। तो बॉस डायरेक्टली कनेक्शन में है ही नहीं, तो वो शासन, वो कंट्रोल कर ही नहीं रहा है समाज को, वो तो छुप के बैठा हुआ है। यहां तो ये डायरेक्ट समाज को रोज फेस कर रहा है। तो कौन समाज को ज्यादा जानता है? बॉस समाज को उतना ही जानता है जितना मैम साहब ने बोला है। मैम साहब कितना जानती है? जितना चौकीदार ने बोला है। चौकीदार कितना जानता है? जितना कुत्ते ने बोला है। ये है, ये चल रहा है। अनुच्छेद 15 आई थी ना, उसमें यही लिखा है, उस तक पहुंचते ही पूरा। ये प्रशासन में तो दिखता है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि है, जो पब्लिक के बीच में जाते हैं, हर चीज को समझ रहे हैं, मान लो उसमें से कोई ऐसा नहीं है, ठीक व्यक्ति प्रतिनिधि बन जाता है, तो वो तो कुछ तो फायदा करेगा। चलो उसके घर में भी उसके चारों तरफ एक सर्कल है, उसके बाहर एक और सर्कल है। उस विधि से आप घुसोगे।
उसको बनाने के लिए भी तो सर्कल है, प्रत्येक जन प्रति। यदि आपका पहले सर्कल से संबंध है तो आप सीधा मिल लोगे, दूसरे से है तो दूसरा वाला पहले से घुस आएगा। ये है विधि। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है ना एक अच्छे आदमी के लिए। प्रैक्टिकली प्रॉब्लम है। हाँ, सब कुछ तो नहीं देख सकता। बाबा जी से मिलने के लिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दरवाजे पे बैठे रहते थे, है ना। लेकिन भ्रमित लोगों से मिलने के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल, है ना। दरबान है, डंडा है, कुत्ता है, उनसे निपट के मिलो। अभी भी कई साधु हैं बड़े जिनसे मिलने के लिए यही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। आप नहीं मिल सकते। आपकी जिज्ञासा कितनी है मुद्दा नहीं है, आपके पास पैसा कितना है मुद्दा वो है। संतोष और श्री पर आ जाते हैं। अभाव का अभाव माने संतोष। आवश्यकता से अधिक उत्पादन, विवेक सम्मत विज्ञान, विज्ञान सम्मत विवेक पूर्ण विचार शैली में परिपक्वता, योजना और कार्य योजना में प्रमाणित होने के लिए तत्परता। तीसरा, विचार सहज, आवश्यकता से अधिक समझ। अब यह भी एक बड़ा मुद्दा है। आवश्यकता से विचार सहज, आवश्यकता से अधिक समझ। आचरण, आचरण में प्रमाणित करने से अधिक विचार, व्यवस्था में भागीदारी करने से अधिक आचरण। मतलब आचरण का इतना भाग है कि कुछ भाग व्यवस्था में प्रमाणित ही नहीं होगा, वो उसके पास रहता है। जागृत मानव का तृप्ति चाहे सोच और उसकी मतलब ये है संतोष। इतनी सारी चीजें। एक बात और ध्यान दिला देता हूं, देखिए समृद्धि या समृद्धि की निरंतरता की स्वीकृति, ये श्री लिखा हुआ है। मेरे मन में आता था कि ये तो स्थिति में होना चाहिए था। मैंने बहुत बार पूछा, बार बार उन्होंने बोला कि नहीं यही है। मैंने सोचा आज भूल गए हैं, कभी और पूछता हूँ। साल भर के बाद फिर पूछा, उन्होंने यही बोला कि नहीं नहीं यही ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश किया कि ये स्थिति में आ जाए, नहीं आया ही। ठीक है। इसके बाद एक और मजेदार चीज देख रहा हूं। देखिए समृद्धि को लिखा है मन के क्रिया में 8वें नंबर में, स्वायत्त और समृद्धि। मन में जाइए, मन में जो 8वां है, 8, उसमें समृद्धि। तो समृद्धि फाइनली मन से प्रमाणित हुई, लेकिन इसकी स्वीकृति जो है चिंतन में, मतलब चित्त के स्थिति में हुई। और गति में जो श्री है, मुझे पकड़ में नहीं आया ये है क्या चीज। मैं इन तीनों को जब भी जोड़ा, कभी भी मुझे नहीं जोड़ा। ठीक है, तो इसलिए मेरे से ज्यादा नहीं पूछिए। ये जोड़ा नहीं, मतलब हम, मेरे पास जो तर्क है उसमें ये नहीं जोड़ पाए। समृद्धि मन के स्तर पर आएगा, ये तो पक्की बात है, ये तो समझ में आता है। उसकी स्वीकृति जीवन में कहीं होगी। हम सोच रहे थे कि मन में ही हो जाना चाहिए, पर ये जाके चित्त के स्थिति में हो रहा है। संतोष जिसको बोलते हैं, माने उत्पादन के बिना संतोष नहीं होगा, ये कह रहे हैं, है ना। पर श्री क्या है? श्री अभी स्वीकृति जो होगी। अब स्वीकृति मुझे इतना समझ में आता है कि निर्णय भी एक प्रकार की स्वीकृति है, विश्लेषण में होता है, इच्छा भी एक प्रकार की स्वीकृति है, संकल्प भी एक प्रकार की स्वीकृति है। तो ये उस प्रकार की इच्छा बन जाती है कि अब ये इच्छा है, इच्छा का एक प्रकार है, चित्रण का एक प्रकार है कि ऐसा ही करना है। वो ही श्री है, वो घटना के रूप में नहीं है, वो इच्छा के रूप में श्री है। घटना के रूप में समृद्धि मन के स्तर पर व्यक्त हो रहा है। आगे देखिए, श्री संपन्न होने का तात्पर्य यशस्वी होने से। अगले पेज में 221 में है ये। श्री संपन्न होने का तात्पर्य यशस्वी होने से है। यशस्वी का तात्पर्य स्वतंत्रता और स्वराज्य से प्रमाणित होने से है।
माने स्वराज्य व्यवस्था प्रमाणित होना ही यश है। अभी का जो यश है उससे भिन्न है। तो स्वराज्य व्यवस्था में प्रमाणित होने का जो चित्र है, जो चित्रण है, उसको श्री कह रहे हैं। इससे पहले वाले पैराग्राफ में भी ये वाली लाइन, लक्ष्य मूलक प्रणाली में परिवर्तित रहना ही संतोष सहज अभिव्यक्ति है, और श्री में भी दिया हुआ है सेकंड पैराग्राफ में, छठी लाइन है, लक्ष्य मूलक प्रणाली में परिवर्तित रहना ही संतोष सहज अभिव्यक्ति है। हाँ, लक्ष्य मूलक प्रणाली में परिवर्तित रहना माने लगे रहना। लक्ष्य मूलक प्रणाली में लगे रहना ही संतोष की अभिव्यक्ति। संतोष कैसे व्यक्त होगा? लक्ष्य मूलक कार्यक्रम के रूप में ही व्यक्त होगा। तो संतोष व्यक्त होने जाएगा तो वो व्यक्त होगा चित्त के परावर्तन में, चित्रण में। तो संतोष के आधार पर जो चित्रण बनेगा उसको कह रहे हैं श्री। श्री का मतलब है अलग अलग योजनाएं बनेगी। अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था में जीने की जो योजना है उसका नाम है श्री। तो संतोष होगा यदि योजना को हम बना पाते हैं, तब संतोष होगा, या संतोष हो गया तो भी ये योजनाएं बनेगी। इस ढंग से हम देखेंगे। कहते हैं जैसे कि कार्यक्रम होना चाहिए, योजनाएं होनी चाहिए, तो ये कैसे, मतलब कैसी योजना? हर व्यक्ति अपना, जैसे अभी हम लोग जिस स्टेज में हैं, तो हम कोई भी योजना बनाएंगे, मान लीजिए हम संतोष माने श्री और समृद्धि की कोई भी योजना बनाएंगे, तो उस योजना में ये ध्यान रखेंगे कि हम वो चीज़ बना रहे हैं जो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करे। तो मैं दूध के प्रोडक्शन की सोचूंगा, न कि शराब की सोचूंगा, न मैं हथियार की सोचूंगा, न बल्कि मैं कोई यंत्र का सोच सकता हूँ, कोई यंत्र बनाऊंगा, है ना, मोटर बना सकता हूँ, गाड़ी बना सकता हूँ, न कि मैं बम बनाऊंगा। तो इधर जो जाएंगे, अभी पूरा सोच क्या है, इस समाज में दूध बेचने वाला गरीब है, कपड़े नहीं है। अब शराब बेचने वालों के कोठियां देखाइए, कोई भी गरीब नहीं है। क्यों? समाज गलत को हाई वैल्यू दे रहा है ना। तो शाकाहार वो सब बेचने वाले कमजोर है, मांसाहार बेचने वाले ज्यादा बड़े पैसे वाले। आप देखिए हथियार बेचने वाला और रईस मादक द्रव्यों को बेचने वाला बढ़िया कमा रहा है ना। जितने भी खेल के जो प्रायोजक हैं वो सब तंबाकू वाले हैं या शराब वाले हैं। क्यों है? उनके पैसा है उनके पास। तो अभी का जो समाज है वो उसका सपोर्टर नहीं है, सही आचरण का सपोर्टर नहीं। इसका मतलब यही है ना। व्यक्ति के रूप में तो बोलते हैं बढ़िया काम कर रहे हो भाई, इतना बोलता है वो, बस उसके बाद नहीं। उसके आचरण में जाएंगे तो वो जाके शराब लेके चला जाता है। यहाँ बोलता है, वहां जाके सामने उधर वहां लेके चला जाता है। बढ़िया, ऐसे ही है। तो जो क्रियाकलाप होंगे चित्रण वाले, वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था से जुड़ने वाले व्यवसाय में उसका चित्रण करेगा, उसकी योजना करेगा। उसकी योजना के पार्ट को बोल रहे हैं कार्य योजना। योजना बड़ी है, कभी होगी, उसका कोई पार्ट आज होगा, वो कार्य योजना है। योजना परियोजना में भी फर्क है। उसी का बड़े भाग है, उसका फिर छोटा चीज है, फिर उसका और छोटा चीज है। ऐसा करके हम छोटे छोटे रूप में करते हैं, उसके अलग अलग नाम है। नई बुक में 174 के मिडिल में आया है, फलस्वरूप सुख सुंदर समाधान समृद्धि अभय से अस्तित्व जीवन। सुंदर किसे कह रहे हैं? सुंदर के बारे में इसी में है जी। तो नई बुक में 174 के मिडिल में उदितोदित जहाँ पे है, अच्छा उदितोदित की अगली लाइन में है, फलस्वरूप सुख सुंदर समाधान समृद्धि। सुंदर से कह रहे हैं भाई, व्यवस्था में भागीदारी ही सुंदर है, व्यवस्था ही सुख है, व्यवस्था ही सुंदर है।
अभी सुंदर ज़्यादा जो प्रचलित है, चेहरे गुण इससे रूप से ज़्यादा संबंध है, और यहाँ सारा चीज़ व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, पूरी चीज़। तो सुंदर भी व्यवस्था से। इस शब्द को अलग यूज करने के लिए क्या जरूरत थी? मतलब समाधान भी क्यों नहीं लिखिए? समाधान तो लिखते ही हम, समाधान समृद्धि अभय स्टाइल है। अब सुंदर को कहाँ करेंगे? अभी परंपरा में सुंदर जो है रूप के साथ ही आया है, तो कहीं कोई तो यूज करेगा ना इसको व्यवस्था में, तो कोई कर रहे हैं तो उन्होंने कर लिया। तो अगर कला के संदर्भ में सुंदर यूज करते हैं, कोई कहते हैं जैसे बहुत सुंदर नृत्य है, बहुत सुंदर काम है, तो वो उसकी उपयोगिता से जुड़ेगा। हाँ, हमारा एक अभ्यास हो गया सुंदर किसको बोल रहे हैं, तो हम मैं जिसको सुंदर बोलता हूँ ये नहीं बोलते हैं, लेकिन मोटा वर्ग, बड़ा वर्ग एक सुंदर बोलता है। फिर भी यदि आप सर्वे करा लेंगे तो बढ़िया मीठी अच्छी चाय बनी है, यहाँ आप पिला के देखिए, ज़्यादा शक्कर वाली मीठी है, अच्छी है, आपको नहीं लगेगी अच्छी। खाना ज़्यादा तेल वाला अच्छा है, कई लोग को नहीं लगता। तो इसमें तो बहुत वेरिएशन है। कपड़े किसी के चमकीले हो तो अच्छा, किसी को लगता है नहीं प्लेन कपड़ा चाहिए वो अच्छा। तो सुंदर उसमें नहीं आ रहा है। अभी पूरी दुनिया भी मान रही है सुंदर जो है फाइनली एक व्यक्ति की आंखों में है, वो सब्जेक्टिव है। उसको ऑब्जेक्टिव कैसे बनाए? तो व्यवस्था से जुड़ा, माने ऑब्जेक्टिव हो गया। उदित उदित हुआ, फिर उदित हुआ, फिर उदित हुआ, बार बार हो रहा है। जैसे स्टील प्लांट बना तो स्टील प्लांट उदित हुआ, उसके नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे स्टील प्लांट में बड़े बड़े लोहे के लट्ठे बनते हैं, उसके बाजू में रोलिंग मिल बन गया, उसके बाजू में नट बोल्ट फैक्ट्री बन गई नेक्स्ट स्टेप में। तो इसके बोलेंगे उदित उदित, क्रम से एक। तो सभ्यता आई, मानवीय सभ्यता, उसके अगला स्टेप फिर आ जाएगा, उसके अगला स्टेप फिर आएगा, ये चलता रहेगा। अभी अमानवीय सभ्यता है, वो ही उदित उदित है। अमानवीयता ही बढ़ रही है और बढ़ रही है और बढ़ रही है। मानवीय सभ्यता उदित होगी, उसके फिर स्टेप बनेंगे। अब ये लिखा गया है उस चीज को विजुलाइज करके जो है नहीं आज, तो इसलिए कुछ चीजें दिखती है या कुछ चीजों का हम अनुमान करते हैं, कुछ चीजों का नहीं कर पाते। भैया स्वराज्य विधि में नैसर्गिक संतुलन अनिवार्य स्थिति कहाँ है? इस जो अभी मैंने पूछा उससे 2 पैराग्राफ होगा। नीचे से चौथे में स्वराज्य विधि में, स्वराज्य विधि में नैसर्गिक संतुलन अनिवार्य। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक संतुलन, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीव अवस्था का जो संतुलन है वो अनिवार्य हो जाता है या रहता है? होता है तब स्वराज्य होता है, या होगा माने पहले से तो था ही, आदमी ने बिगाड़ा है उसको ठीक करेगा। जैसे हम लोग यहाँ पर आए तो हमने 7 तालाब बनाए, है ना, हम लोग 18,000 पेड़ लगाए, उसके बाद यहाँ घुसे तो इतना किए कि अब हमको यहाँ अगले 25 साल तक पेड़ लगाने की जरूरत नहीं, सबके हिस्से का लगा दिया है। 18,000 तो बहुत ज़्यादा पेड़ हम लगाए माने, और कुछ हम घेर दिए और लोगों को काटने से मना किए, उसमें बहुत सारा दिख रहा है, वो हमारा लगाया नहीं है, उसको हमको यश मिल रहा है, चौकीदारी का यश है वो, पेड़ लगाने का यश नहीं है वो। अब साधना कुटी में गए होंगे, चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं, अपने आप उगे हुए हैं। नाले में कुछ पेड़ हमने लगाया, बाकी अपने आप उगे हुए। चलिए